बिजली बिजली पैदा करते हैं। पानी का गति होता है जो कि टरबाइन को घुमाता है और डायनमो को घुमाता है। डायनमो घूमने से इलेक्ट्रिसिटी होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पहाड़ों से पानी गिरेगा, अपने आप उस पानी को एक बड़ा रिजर्वायर में जमा कर लिए और वहां से फिर कंट्रोल्ड वे में पानी रिलीज किए और टरबाइन जो है घूमेगा। अगेन रजनी गुप्ता इज देयर ऑन द वीडियो कैम्स। अब कैमरा ऑफ किया इसने। चलो तो इस तरह से जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बैठाना है, तो क्या कहेगा कि भैया इसको प्लांट को बैठाएंगे तो अनुमानतः इतने पेड़ नष्ट हो जाएंगे इस इलाके में, और इन पेड़ों पर रहने वाले इतने हजार घोंसले, उन हजारों घोंसलों में लाखों चिड़ियाएं और उनके चूजे और बच्चे, उन चिड़ियाओं से संबंधित उन खेतों को चुगने वाले वो सारे कीड़े जो ये चिड़िया चुगते थे, वो कीड़े। तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन है, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, घोंसला हुआ, अब उस इलाके में रहने वाले सारे जानवर जो जमीन पर रहने वाले हैं, अब आप उसको फ्लड कर दोगे पानी से, तो उस इलाके में रहने वाले जो बिल में रहने वाले सारे जानवर हैं वो कहाँ, वो मरेंगे फिर। ओके, जो हाइबरनेट किए हुए हैं ग्रीष्म काल में, मेढक वगैरह सब अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर मड के अंदर जगह बना लेता है। तो ये सारे चीज, उन सबको ग्रेट बहुत बड़ा नुकसान होगा, पर्यावरण का लॉस हो सकता है। कितना लॉस होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन लॉस होगा। तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या कहेगा, मत करो ये काम। भले ही हमको फ्री का 300 मेगावाट एनर्जी मिल जाएगा इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट को बनाने में, लेकिन इंसानियत का तकाजा ये कहता है कि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान है। हम 300 मेगावाट बिजली और कोई दूसरा चीज से बना लेंगे, सोर्स से बना लेंगे, या हम अपना खपत को कम कर देंगे। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग जो है यह अपने लग्जरी का प्राइस पे कर रहा है अभी हमारा मानव समाज। पहले हम लोग की जिंदगी जो है इतनी सुविधा संपन्न नहीं थी, अभी जिंदगी सुविधा संपन्न है, लग्जरी है, लग्जरी के ऊपर लग्जरी है। जो आज लग्जरी, जो आज पहले लग्जरी था, आज वो बेसिक नीड बन गया है। इंटरनेट पहले लग्जरी था, अभी वो बेसिक नीड बन गया। तो इस तरह से हमारा डिमांड बढ़ता जा रहा है हमेशा मनुष्य का। और चूंकि हम लोग साइंस में उन्नति करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और साइंस क्या कर रहा है, हमें आरामदायक चीज, सुख सुविधा संपन्न वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली साइंस, जैसे कोई आदमी सुन नहीं सकता है तो उसको कान वाला मशीन जो है साइंस बना के दिया, लेकिन कान बना के नहीं दे सकता है। सुनने की शक्ति वो इनहेरेंट है, बाय बर्थ है, वो उसकी अपनी है, वो साइंस बना के नहीं दे सकता है। किसी का खराब कान को ठीक कर सकता है, किसी का नया कान बना के नहीं दे सकता है, ठीक है। किसी के पास आंख नहीं है, जन्मांध है, तो उसको देखने लायक नहीं बना सकता है साइंस। हाँ, किसी को कम दिखता है तो उसको भले चश्मा लगा करके उसको साफ साफ दिखा सकता है, ठीक है। तो साइंस का भी लिमिटेशन है। तो इन सारे नुकसान को जो है हो सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को करने की वजह से, तो उन नुकसानों को ध्यान में रख करके आपका डिसीजन क्या होगा। अगर कोई बड़ा नुकसान हो सकता है तो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो जैसे कि आप समझिए कि दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि एयर पॉल्यूशन जो है, इस सर्टेन लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन, जैसे कि अगर वातावरण में 5% 5% CO2 तो बहुत बड़ी बात है, अभी 3% है। अगर वातावरण में 4% CO2 हो जाए, क्या होगा? 4% CO2 होगा,
क्या हम अंधा उत्सर्जन करते रहे क्योंकि कुछ दिक्कत नहीं है। ये ओप्पो को रिमूव करना है, इसका और ये दोनों बंद है, दोनों ऑन है, ऑडियो वीडियो। आई एम रिमूविंग, आई एम रिपोर्टिंग यू। 4% है। तो क्या पर्यावरण का, और अभी एट प्रेजेंट CO2 का लेवल 3% है, सॉरी 0.3%, सॉरी, ठीक। तो अगर 0.4% हो जाए CO2 का लेवल इन एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, भयानक परिणाम हो सकते हैं। तो क्या ये सारे फैक्टर्स जो इस CO2 का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, उनको हमको रोक देने चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 तो फिर बढ़ता चला जाएगा। तो क्या कहेगा हमको प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यस, डू इट एज फार एज यू कैन डू इट, एज फार एज इट इज पॉसिबल, डू इट, as far as maximum you can do it, precautionary principle will say। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि एक और माध्यम से समझिए, एग्जाम्पल से, कि एक लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन जो है, ये जो है, मान लें कि 0.4% में क्या होगा पता है, 0.4% हो जाएगा तो वर्ल्ड, दुनिया का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ ही जाएगा, 0.3 से 0.4%। पोलर आइस कैप्स पिघलेंगे, काफी मेल्टिंग हो जाएगा, कंप्लीटली नहीं लेकिन पिघल जाएंगे काफी सारे। हमारे हिमालयाज पर जो माउंटेन पर आइस हैं, हिमालय के ऊपर, आल्प्स के ऊपर, रॉकी, किलिमंजारो, एटलस, एंडीज, आपका साउथ अमेरिका में आल्प्स, इन यूरोप, रॉकीज इन अमेरिका एंड कनाडा, किलिमंजारो साउथ अफ्रीका, एटलस नॉर्थ अफ्रीका, आपका न्यूजीलैंड में साउदर्न आल्प्स, ये सब जगह पर इनके शिखर की चोटियों पर बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ जमा है, ग्लेशियर के रूप में, जो कि हजारों साल पहले बने थे और अभी तक वो जमे हुए ही हैं, मेल्ट नहीं किए हैं। धीरे धीरे वो भी मेल्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं, वातावरण में गर्मी की बढ़ने की वजह से जो उनसे मेल्ट होकर के जो पानी बन रहा है, रिस रहा है, टप टप गिर रहा है, वो पानी जो है हजारों लाखों पर वर्ष पहले जमे थे, जो कि आज पिघल रहे हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है, इनसे बीमारियां भी फैल सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग होने से, क्योंकि उन आइस कैप्स में जो हजारों साल पहले जमे, जब ग्लेशिएशन इवेंट हुआ, ठीक है, जब धरती पर शीत युग आया था, शीत युग या हिम युग, इसको आइस एज बोलते हैं। तो ये सारे बर्फ आइस एज में जमे थे, अब उस आइस एज से आज पिघल रहे हैं। तो आइस एज के दौरान उस समय के वातावरण में जो तत्व मौजूद थे, जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस जो मौजूद थे, इनके जमने के दौरान, इन पानी के जमने के दौरान, वो भी इस पानी में जम गए। हजारों साल पहले जो बैक्टीरिया, वायरस वातावरण में पाए जाते थे, वो इस पानी में हो सकते हैं, क्योंकि उस वर्ष पहले जमे थे। अब ये पिघलना शुरू हुआ, आप इनको आज पिघला रहे हो अपने एक्टिविटी से, तो इनके मेल्ट होने के बाद ये वायरस, बैक्टीरिया। सर इसमें किस टाइप का वायरस होगा सर? किसी भी तरह का वायरस हो सकता है, प्राग ऐतिहासिक काल के वायरस होंगे। ओके, इस पर स्टडी अभी चल रही है, ठीक है। अभी तक लकली आप बचे हुए हैं कि कोई ऐसा वायरस नहीं निकला मेल्ट होकर के जो बहुत नुकसानदेह हो मनुष्य के लिए, लेकिन संभावना है कि प्राग ऐतिहासिक काल के वायरस और ज्यादा मेल्ट करेंगे
अंटार्कटिका की बर्फ और पिघलेगी, तो उसके जो किलोमीटर्स थिक जो है उनके आइस शेल्फ वो पिघलेंगे जब, तो संभावना है कि उस समय के जो ये सब परजीवी और विषाणु कीटाणु वो निकलेंगे। हालांकि बैक्टीरिया और या कोई दूसरा परजीवी इससे हमें खतरा नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया तो लिविंग है, वो तो मर गया, मरने के बाद वो जिंदा नहीं हो सकता। ओके, लेकिन वायरस, वायरस कोई जीव नहीं है, तो वो मरेगा नहीं कभी, अमर है वो वायरस, क्योंकि जीव ही नहीं है तो कभी उसमें कोई जान ही नहीं है, तो फिर वो मर भी नहीं सकता है। लेकिन उसके अंदर जान आ जाती है जब वो किसी जान के अंदर घुसता है, तब किसी लाइफ के अंदर घुसता है वायरस, तब वायरस के अंदर लाइफ आ जाती है किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करने पर। तो वायरस जब निकलेगा। सर सर बोल रहे थे कि ये जितना भी आइस, पोलर आइस और फिर जो हिमालयन आइस पिघलेगा तो इससे समुद्र तल में वृद्धि होगा। समुद्र तल में वृद्धि होने से सारा पानी लैंड पे आएगा, और लैंड पे पानी बढ़ने से वो फिर आदमी लोग का रहने का जगह भी तो कम होता जाएगा, फिर आदमी लोग का रहने का जगह बह जाएगा, हर तरफ हानि हानि है। सही, हानि हानि है, सही बात है। लोग जो है ऊंचे स्थानों पर जाएंगे रहने। ये 2050 तक कई सारे शहर डूब जाएंगे, कई सारे देश डूब जाएंगे। यस सर। 2050 तक कई सारे देश डूबने का खतरा है। कौन कौन से देश हैं बता रहा हूं आपको। जो आइलैंड नेशंस हैं, ओशियनिया, ठीक है, ये सारे आइलैंड, तवालू आइलैंड नेशन, ये सब डूब जाएगा। मालदीव्स, सेशेल्स, मॉरिशस, ओके, कैनरी आइलैंड, पैसिफिक आइलैंड, आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन, क्योंकि आइलैंड का जो है MSL, मीन सी लेवल, समुद्र की सतह से ऊंचाई, आइलैंड का कुछ ही मीटर होता है, 1 मीटर है समुद्र सतह से ऊंचाई, छोटा सा द्वीप है। इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसका MSL होगा 1.8 मीटर। ऐसे ऐसे होता है आइलैंड का। कैरिबियन आइलैंड आपके सारे, वेस्ट इंडीज जहां पर है, ट्रिनिडाड टोबैगो, ये सब बहुत खतरा है इनके डूबने का, डूबेंगे ये। तो इन आइलैंड्स में जो ऊंची चोटियां हैं, क्योंकि ये इनमें जो कोरल आइलैंड्स को तो सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे खूबसूरत द्वीप होते हैं कोरल आइलैंड्स। ये तो मालदीव में है सर कोरल आइलैंड, मालदीव कोरल आइलैंड। या कोरल आइलैंड आपका इंडिया में लक्षद्वीप है, कोरल आइलैंड, ये डूब जाएंगे। यस सर। वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो कुछ बचेंगे, वॉल्केनिक, क्योंकि वॉल्केनिक आइलैंड बना है वॉल्केनिक इरप्शन से, और वॉल्केनिक इरप्शन जो समुद्र के नीचे हुआ तो उससे जो लावा निकला और उस लावा से जो द्वीप बना, उस द्वीप पर भी चोटी बन गया, माउंटेन। तो द्वीप डूब जाएगा लेकिन इसका जो चोटी है, माउंटेन जो है, वो हिस्सा बच जाएगा। वॉल्केनो आइलैंड, अंडमान निकोबार वॉल्केनिक आइलैंड है। और 2080 तक हमारे शहर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, आपका ये सब गुजरात के तटीय शहर, आंध्र प्रदेश के तटीय, समुद्र, भारत का समुद्र तटीय शहर, ये डूब जाएंगे 2080 तक, अगर यही रफ्तार चलते रहा तो। अगर इसमें कमी नहीं आई तो ये डूब जाएंगे। तो क्या कह रहा है, हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर आते हैं, नहीं तो ये आपको छूट जाएगा। हम आज चाहते हैं कि आपको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और ये सब खत्म कर दें, ठीक है। तो देखिए
जैसे एयर पॉल्यूशन हुआ, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण की वजह से मौत होता है। लेकिन कितना मौत होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वायु प्रदूषण से मौत होगा। क्यों मौत होगा? क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज होगी, इसलिए मौत होगा। ठीक है, कितना होगा ये नहीं कह सकते। अब देखिए, वाटर पॉल्यूशन, इसकी वजह से भी लोगों का हेल्थ प्रभावित होगा। मछलियों की संख्या घटेगी अगर पानी को कंटामिनेट किए तो। कितना होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन होगा। ये हम नहीं जानते कि कितना होगा, लेकिन होगा। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या कहता है? कहेगा कि वो काम मत करो फिर। लेकिन जिसको पर्यावरण का दोहन करना है, पैसा कमाने का जिसका लालच है, वो कहेगा कि नहीं करेंगे। वो एडवोकेट करेगा, नहीं अभी तो पता ही नहीं है कि कितना नुकसान होगा, पहले करके तो देखते हैं। तो ये कोई एनवायरमेंट के मामले में ऐसा चीज है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आपने कर दिया तो इसका मतलब एनवायरमेंट का नुकसान हो गया। ओके, एयर पोल्यूशन कर दिया आपने, वो हो गया इररिपेरेबल लॉस। लोगों को बीमारियां हो गई, वो इररिपेरेबल लॉस है। वाटर को प्रदूषित कर दिया, उससे हेल्थ का, लोगों के हेल्थ का और मछलियों की जो संख्या है उस पर प्रभाव पड़ा, वो हो गया। अब आप बाद में कहोगे कि हमको तो पहले पता नहीं था कि इतना लॉस हो जाएगा, इसीलिए हम किए। क्योंकि लॉस जो है वो ह्यूज है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत विशाल है। और ऐसा नहीं कि उसका असर सिर्फ आज रहेगा, उसका असर सदियों तक रहेगा और आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी सूरत में जब आपको अंदेशा हो कि हमारे इस कदम से पर्यावरण को नुकसान होगा, अगर कोई कहे कि अरे भाई अभी पता नहीं कितना होगा, करके तो देखते हैं, बाद में देखी जाएगी, तो नहीं, ना कोर्ट आपकी सुनेगा इस बात में। संविधान को प्रदत्त शक्तियां हैं इस हमारे, क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके ये एनवायरमेंटल कानून बनाए गए। आप तो उस कानून के तहत ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, आपको अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए परमिशन नहीं देगा आपको। इसीलिए बहुत सारे क्लियरेंसेस, परमिशंस लेना पड़ता है इन सारे बिजनेस हाउसेज और फैक्ट्रीज को। सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्लियरेंस, स्टेट एसपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट क्लियरेंस, ओके, और बहुत सारे वेरियस एजेंसीज का क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बहुत सारे वेरियस एजेंसीज का लाइसेंस, कंसेंट टू स्टेब्लिश, फिर कंसेंट टू ऑपरेट, ये सब लेना पड़ेगा और क्लियरेंस लेना पड़ेगा। इसलिए कोई मामूली बात नहीं है ये। तो इसलिए उस सब में क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि उसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है कि गलती से भी कोई एक ऐसा कदम ना उठा लिया जाए और वह कदम जो है इस लाइट में उठाया गया क्योंकि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि इसको करने से ये नुकसान होगा, इसलिए वह कदम हम उठा लिए। तो ये बहाना नहीं चलेगा और ये बहाना ही कहलाएगा यहाँ पर इस केस में। आपके पर्सनल लेवल पर आपका जो एक दो इंडिविजुअल सिर्फ अफेक्ट हो, उसमें ये बात चल जाएगी कि हाँ पता नहीं था, हम कर दिए, क्या होगा, कोई बात। आपको नुकसान एक दो आदमी को, थोड़ा बहुत पैसा का नुकसान, टाइम का नुकसान, बस इतना ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। जैसे कि एक तेल निकालना है किसी को, ऑयल रिग, समुद्र के तेल कहाँ निकलता है? तेल कहाँ पर निकलता है? समुद्र से ज्यादा निकलता है। यस सर। समुद्र से ज्यादा निकलता है। और समुद्र में भी कहाँ निकलता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, यहाँ में निकलेगा तेल, इस एरिया में, इस एरिया में तेल का भंडार होगा, इस एरिया में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और ना ही इस एरिया में होगा। इसका रीजन है, तेल किससे बना और कोयला किससे बना? कोयला बना प्लांट
कि वह अवशेष जो जमीन पर गिर गए थे कार्बोनिफेरस एरा में, यानी जुरासिक युग के पहले मेसोजोइक एरा था। मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड थे, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। क्रिटेशियस के अंत में महाप्रलय हुआ था जिससे सारे डायनासोर मर गए, और एक महाप्रलय हुआ था मीसोजोइक के पहले। तो यहाँ पर महाप्रलय हुआ उस महाप्रलय की वजह से, और इस समय चूंकि डिकम्पोजर्स और ये नहीं थे, इवॉल्व नहीं हुए थे धरती, प्लांट के अवशेष गिरते थे जमीन पर, वो कर नहीं पाते। कोई भी प्लांट के अवशेष, आज प्लांट का पत्ता, तना, कुछ भी गिरता है जमीन पर सड़ जाता है, कीड़ा दीमक लग गया, सड़ गया। लेकिन पहले नहीं सड़ पाते थे क्योंकि इनको सड़ाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनका विकास नहीं हुआ था, वो नहीं आए थे दुनिया में, तो इसलिए सारे वो सड़ते नहीं थे, धरती पर गिरते चले गए, परत पर परत जमती चले गई, और करोड़ों करोड़ों साल तक वो बैठते 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 प्रेशर से वो कॉम्पैक्ट होते होते वो कोयला बन गया। लेकिन समुद्र में क्या हुआ, जो भी जलीय जीव रहते थे उस समय के समुद्र में, वह जलीय जीव समुद्र के उथले भाग, सैलो एरिया में रह रहे हैं। समुद्र का सतह जो है पहले ऐसे रहता है, फिर एब्रप्टली डीप हो रहा है, वो ज्यादा डीप में नहीं गया, उसके बाद फिर किलोमीटर्स नीचे गई। ये पहले लाइफ फॉर्म सारे पानी में रहते थे, पानी में रहने वाले वो डीप वाटर में भी नहीं जाते थे, समुद्र और किनारे पर रहते थे, जहां पर ना ही पानी बहुत, इनके ऊपर कॉलम ज्यादा है, ताकि अगर ज्यादा यहाँ पर रहने वाला जीव जो है उसके ऊपर इतना वाटर का कॉलम है, इतना प्रेशर पड़ेगा, और यहाँ पर रहने वाला जीव इतना वाटर कॉलम, इतना प्रेशर पड़ेगा, तो जीव जो है वो बहुत ज्यादा पानी की गहराइयों में नहीं रह सकते। तो ये किनारे में थे, और ये जब मरे तो ये बॉटम पर गिरे मर के, इनके डेड बॉडीज, और ये भी नहीं सड़ेंगे। अब पानी में रहने वाले जीव वो समुद्र के सतह पर नीचे गिरते गए किनारे में। अब वो धीरे धीरे इस पर, चूंकि इधर से बारिश भी हो रही है, जमीन पर पानी गिर रहा है, और जमीन से पानी नदियों में, समुद्र में मिल रहा है, और वो अपने साथ गाद ला रहा है, और ये जीव मरते गए, इनके ऊपर गाद 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 चढ़ते गया, ये सैलो होते गया, दबते गया, इसमें चलते गए, और यही जीव करोड़ों साल के बाद ये क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में आज हमें मिलते हैं। तो ये ऑयल फील्ड जो है समुद्र के इस इलाके में मिलता है। तो अब कहिए, अब किसी कंट्री को पता लग गया, इसीलिए ज्यादातर ये सब आपको, हमारा बॉम्बे में भी बॉम्बे हाई है, इवन सऊदी अरेबिया, उसके ऑयल फील्ड सब वहीं पर समुद्र के किनारे हैं। हालांकि जमीन पर जो वहाँ ऑयल फील्ड्स हैं, बालू के नीचे जहाँ से तेल के कुएं हैं, वहां पर पहले समुद्र था, आज वहां पर जमीन है, लेकिन पहले समुद्र थे वहां, इसलिए वहां आज जमीन पर तेल निकल रहा है। तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां आज भी समुद्र है, वहां पर से तेल निकाला जा रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी में जहां पर समुद्र से तेल निकाला जाएगा, इसमें बोरिंग करके, ड्रिलिंग करके, और यहाँ से इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर है। जैसे इसमें ड्रिल करेंगे, फोर्स के साथ तेल जो है फव्वारा जैसा यहाँ निकलने लग जाएगा। इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, मैकेनाइज्ड पूरा इंजीनियरिंग है इसका। तो इसमें भी एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है तेल निकालने में। ओके, तो अब आप देखेंगे कि जैसे इस सेंसिटिव एरिया, ये सी से आपने तेल को निकाला, तो इसके अगल बगल बहुत सारे एक्टिविटीज होगी, इसके अगल बगल रहने वाला मरीन लाइफ, समुद्री जीव जो है वो अफेक्ट होगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको भाग के कहीं जाना पड़ेगा या मर जाएगा उस इलाके में। और यहाँ से तेल का रिसाव तो होना ही, कितना भी ये तेल निकाले 100%, कितना भी टेक्नोलॉजी लगा करके, रिसाव तो होना है, कुछ ना कुछ रिसाव होगा ही, और जो रिसाव होगा, तेल जो है पानी के ऊपर तैरेगा।
इससे ये नीचे वाले पानी जो है इसके ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। वाटर जो है डिजॉल्व स्टेट में है पानी में, धीरे धीरे यहाँ रहने वाले जीव इस ऑक्सीजन को पी जाएंगे, कंज्यूम कर लेंगे, और फर्दर जो है ऊपर से ऑक्सीजन डिजॉल्व हो नहीं रहा है वाटर में, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर, यहाँ पर जलीय जीव जो है नहीं मिलेंगे, उनको मर जाएंगे। तो एक तरह से एनवायरनमेंट का नुकसान होता है तेल निकालने की प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन सरकारें जो है इसके विरुद्ध डिबेट देंगी, नहीं इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगा, पैसा आएगा, हमारा फॉरेन करेंसी आएगा, फॉरेन करेंसी कम खर्च होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से वो बोलेंगे। और उनका बात ठीक भी है अपने जगह वो, लेकिन अब आपको एसेस करना पड़ेगा कि कितना नुकसान होता है, डिसीजन लेगा, क्योंकि सरकार के लेवल पर ही डिसीजन लिया जाएगा। कोई किसी पब्लिक किसी कंपनी को यह अख्तियार नहीं है कि वो जाकर के तेल खुद निकालने लग जाए बिना किसी लाइसेंस और परमिशन के, तो ये गवर्नमेंट ही देगी उसको, तो इसलिए वो निकाल पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी उसको देखना होता है गवर्नमेंट को प्रिकॉशनरी, कि इसके वजह से क्या हम नुकसान हो जाएंगे। तो ये हो गया। सो आप लिखोगे therefore the precautionary principle requires that if there is a strong suspicion that a certain activity may have environmentally harmful consequences, it is better to control that activity now rather than to wait for incontrovertible scientific evidence. यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि यह गतिविधि करने की वजह से हमारे पर्यावरण पर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, बहुत ही नुकसान होगा अगर, तो यह बेहतर है कि उसको कंट्रोल कर लिया जाए, उस एक्टिविटी को ना किया जाए, उस एक्टिविटी को बनिस्बत इसके कि वह करके देखा जाए कि कितना नुकसान होता है। ओके, फिर से पढ़ देते हैं, आप लिख लोगे इस लाइन को। द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट if there is a strong suspicion that a certain activity may have environmentally harmful consequences, it is better to control that activity now rather than to wait for incontrovertible scientific evidence. लिख लोगे स्टूडेंट्स? यस सर। यह प्रिंसिपल भी रियो डिक्लेरेशन में एक्सेप्ट हुआ था, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। एंड रियो समिट में जो पेश हुआ था, उस पेशी में ये लिखा हुआ था कि this principle stipulates that where there are threats of serious or irreversible damage, lack or full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. लिख देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप एग्जाम में लिखोगे। अगर ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पूछा तो इस लाइन को भी लिखोगे। This principle is expressed in the Rio Declaration in 1992, which stipulates that where there are threats
where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty, certainly means certainty, सर डैमेज के बाद क्या लिखे हैं? damage, lack, 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 certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures postponing cost-effective measures to prevent environmental देखिए ये आप लिख दोगे, द डिफिनेशन इज कम ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये भी लिख सकते हो डिफिनेशन की जगह। दिस प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस्ड इन द रियो डिक्लेरेशन 92 व्हिच स्टिपुलेट्स दैट where there are threats of serious or irreversible damage, जहां पर भी खतरा है सीरियस और ऐसा डैमेज जिसके भरपाई नहीं हो सकता है, उस डैमेज का जहां भी खतरा हो, ओके, और साथ ही कोई ऐसा साइंटिफिक लैक ऑफ फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी, जहां पर हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद नहीं है कि इतना करने से इतना नुकसान हो जाएगा, तो भी काम नहीं करना चाहिए। समझे? कोई अगर एविडेंस हमारे पास नहीं है तो जिरह करने वाले कह सकते हैं भले आज से पहले ऐसा कोई भी नुकसान हुआ ही नहीं, करके तो देखो, तो भी नहीं करना है, क्योंकि जो खतरा है वो सीरियस है, थ्रेट्स ऑफ सीरियस और इरिवर्सिबल डैमेज है। तो कुछ लोग जो बहाना बना सकते हैं कि हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं कि ये करने से ये नुकसान हो जाएगा, सिर्फ खतरा है, तो क्या है, लैक ऑफ फुल साइंटिफिक रीजन फॉर पोस्टपोनिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो भी हम उसको पोस्टपोन, हम उसको टालेंगे, समझे, सो दैट हमारा एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं हो। Certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? Any difficulty? Yes, sir. तो दिस इज अबाउट आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इन दोनों में से एक जरूर आएगा एग्जाम में, आप देखना, पॉलिटर स्पेस प्रिंसिपल या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए द नेक्स्ट वन इज, सॉरी क्या टाइम हो गया, 7 बजे है ना, प्रिकॉशनरी हो गया,
और आपका पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, इसको पढ़ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको बता दिए हैं पहले, SDGs पढ़ाए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ब्रीफ कर देंगे आज भी आपको, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद है स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाए हैं? यस सर। अभी अभी आप बताएं कि भविष्य के लिए भी कुछ रहने देना, एक ना एक दिन सारे जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो उसका पतन हो जाएगा, इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेस को लिमिट से ही खर्च करें और भविष्य के लिए भी कुछ रहने दें। कितना भी खर्च करोगे वो खत्म होना ही है, पीछे से सप्लाई नहीं है ना। धरती पर सोना कहीं से बन रहा है क्या? कहीं कोई ऐसा फैक्ट्री लगा है जहां कुछ अवयव डाल के सोना बन रहा हो धरती के अंदर? जो गोल्ड है या कोई मिनरल है, कोल है, पेट्रोलियम है, इनके सप्लाई जो है लिमिटेड है, एक दिन ये खत्म हो जाने वाला है। तो ये सब, तो इस कंसेप्ट को समझो, ये सप्लाई आता कहाँ से? अच्छा सवाल किया आपने। ये सप्लाई आता आपको धरती पर ही था, और जो खर्च हुआ वो भी धरती पर ही मौजूद है। तो कोई चीज गया कहाँ? धरती से उड़ के आसमान में तो नहीं गया ना, धरती पर ही से निकला, धरती पर ही है। देखिए फर्क यहाँ पड़ता है, ये धरती है, जब धरती बनी तो इसमें जो मिनरल्स और एलिमेंट्स और ये सब जो हमको आज जरूरत पड़ रहा है, ये सब चीज या बनी या उस बनने की प्रक्रिया के दौरान डिपॉजिट्स हुए, वो सब कंसंट्रेटेड है एक जगह या कई जगह। जैसे यहाँ मान लो कोयला है कंसंट्रेटेड, यहाँ पर गोल्ड है कंसंट्रेटेड डिपॉजिट, यहाँ पर मैग्नीज है, तांबा है, ओके। इसी तरह से अलग अलग, मान लो यहाँ पेट्रोलियम है, कहीं पर यूरेनियम है डिपॉजिट। तो अलग अलग तरह के मिनरल डिपॉजिट्स जो हैं, इसलिए डिपॉजिट कहा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ओर, उसके खनिज के रूप में वो धरती के गर्भ में छुपे हुए पदार्थ हैं, एक साथ इकट्ठा है, इसलिए आप इनको निकाल के यूज करते हो। अब यही पदार्थ आप निकाल के यूज किए और पूरा धरती पर फैला दिया, एंट्रोपी बढ़ रहा, साइंस वाले समझेंगे, एंट्रोपी बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ा। ये डिपॉजिट, गोल्ड डिपॉजिट था, गोल्ड जो है डिपॉजिट से निकल के आभूषण बना, फिर धीरे धीरे सब आदमी में बट गया, आभूषण में धीरे धीरे घर्षण होकर के घिसते घिसते पाउडर बन के मिट्टी में मिल गया। और ये डिपॉजिट्स जो है अब एक जगह कंसंट्रेटेड ना हो करके ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये इवेनली पूरा धरती पर पार्टिकल रूप में ये सब फैल गए। उसी तरह कोयला भी आपने जला करके आसमान में धुआं छोड़ दिया, तो वो अब डिपॉजिट से कार्बन डाइऑक्साइड पूरा धरती पर वातावरण में फैल गया। और सारे जो भी हैं, जैसे आयरन निकालो, मान लिया जाए निकाला गया, लोहा बना, लोहा में जंग लगा, जंग लग के फिर मिट्टी बन गया, मिट्टी में कण कण में मिल गया वो, लेकिन था कहाँ? वो डिपॉजिट में, उड़ीसा या ऑस्ट्रेलिया के खदानों में था वो, वहां डिपॉजिट से निकला, वो पहुंच गया दिल्ली।